से आपका साधना न्यूज में। गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। ये मानवीय आधार पर तो बात समझ में आती है, लेकिन जब प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर आती है तो ये बात प्रैक्टिकली सही हो नहीं पाती, क्योंकि जो अपराध कर रहा होता है उसे दंड देना होता है। अपराध को दंड देने के लिए बाकायदा पुलिस विभाग अस्तित्व में है, बाकायदा कोर्ट अस्तित्व में है। लेकिन कई बार सवाल ये भी उठता है कि जब समाज में अपराध लगातार बढ़ते जाते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी कदम उठाने पड़ते हैं। इन दिनों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक शब्द चल रहा है, बुलडोजर। अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर भी उपहार में उनके कार्यकाल पे दिए गए, ऐसा दृश्य सामने आया था। ये लगातार देखने में आ रहा है कि जो अपराध करते हैं, किसी भी तरह का अपराध हो, हत्या हो, डकैती हो, इस महिला के साथ में छेड़छाड़ का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, इस तरह के अपराधियों पर लगातार पुलिस कार्रवाई करती है और उनके घरों को नेस्तनाबूद कर देती है। क्योंकि इससे मकसद ये होता है कि सिर्फ वही अपराधी जो है सजा उसे ना मिले, बाकी जो बाकी लोग हैं, बदमाश हैं, उन्हें भी ये मैसेज जाए कि इस तरह के जो अपराध में लिप्त रहते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं। और अगर हम कल ही की बात करें तो दिसंबर में एक मामला सामने आया जब भाजपा एक नेता के पुत्र की हत्या कर दी गई, छोटा सा मसला था बोरिंग का। उसके बाद में आज गुजर खेड़ा पे जो उनके घर थे अपराधियों के, उनके घरों को ढहा दिया गया। बहरहाल किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इतनी त्वरित कार्रवाई उचित है, और नहीं है तो फिर क्या ऐसा विकल्प रखा जाए कि अपराधियों को डर पैदा हो कि समाज में अपराध ना हो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रवि अत्रोलिया, जो पूर्व डीएसपी हैं। हमारे साथ में जयेश गुरनानी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवक कांग्रेस के, और हमारे साथ में मौजूद है संजीव वैद्य जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं शिव डिंगू, जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं राउर के। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात डॉक्टर रवि अत्रोलिया से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपराध पर बाकायदा न सिर्फ डीएसपी रहे हैं, लेकिन उस पर जो है बाकायदा शोध भी किया है। डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी, आपसे पूछना चाहूंगा, अपराधियों को सजा देना और उनके घरों को नेस्तनाबूद करने को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपराधियों को सजा देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि अपराध घटित होने पर उसकी विवेचना करे, साक्ष्य एकत्रित करे और साक्ष्य के आधार पर वो कोर्ट में चालान पेश करे। ये हमारी बेसिक ड्यूटी। अब रहा सवाल कि अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए हम अपने कुछ सख्त कदम उठाते हैं ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो। अब इस घटना की अगर मैं बात करूं तो इस घटना में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये अभी मेरे को बड़ा विचित्र लग रहा है कि जो मतलब ये है कि चूंकि उसने अपराध किया है और अतिक्रमण भी है, नंबर का मामला, तो फिर नगर निगम और नगर पालिका मिलकर उसको तोड़ने पहुंच गए। मेरा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि जब वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने अतिक्रमण करके कोई काम किया है, तो तत्समय नगर पालिका या नगर निगम के सक्षम अधिकारी क्यों आंख बंद करके बैठे रहे? अब जब अपराध घटित उसने किया तो फिर आपको सब नियम कानून समझे और पुलिस को साथ लेके गए। सवाल यहां पर यह है कि हम उनमें भय व्याप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन अगर वाकई अपराधियों में भय व्याप्त करना है तो बेहतर यह होगा कि जब वो अपराधी तत्व अगर अतिक्रमण करता है तो तत्समय ही उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए। आज भी तोड़ा है तो ये कोई गलत नहीं है, ठीक है, मगर तत्समय तोड़ा जाता तो भय व्याप्त होता, ये मेरा कहना है। चलिए, चूंकि कई बार ये होता है कि आप और हम जो बात कर रहे होते हैं हम उस अपराध क्षेत्र के दूर होते हैं। बहुत इन दिनों एक ताजी घटना हुई है, कल की ही घटना है, एक भाजपा नेता के पुत्र की हत्या कर दी गई। शिव डिंगू जी राउ क्षेत्र से हैं, चूंकि उनका दिसंबर उनका क्षेत्र आता है, क्योंकि वो बहुत उस घटना से बहुत नजदीक हैं, उनके आसपास के लोग हो सकता है वो जानते भी हों जिन्होंने अपराध किया हो और जिसकी हत्या हुई हो। शिव डिंगू जी, इस को आप किस तरह से देखते हैं जब उसके घरों को तोड़ दिया गया और वहां पे जिन अपराधियों या यूं कहा जाए कि जो शामिल थे उस घटना में, उन पर जो कार्रवाई की जा रही है, आप कितने सहमत हैं इस कार्रवाई? मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अपराधियों ने जो अपराध किया है वह सजा के लायक तो नहीं है, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझाना एक अच्छी बात नहीं। और जिस बच्चे की निर्मम जो हत्या की, जिसपे उन्होंने 8 चाकुओं से लगातार वार करा
इस जो घटना जो घटी उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो सामान्यतः खाना खा के अपने घर से टहलने के लिए निकला हुआ था। तो उस पर रास्ते में रोककर उसकी हत्या करी और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आदेश हुआ था। पिछले कई बरसों कह रहे हैं कि हम भूमाफिया हो चाहे गुंडा हो कोई भी उनको बख्शेंगे नहीं। और ये सीधा सीधा उदाहरण है हमारी सरकार का कि इस प्रकार की अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे जो गुंडे हैं भूमाफिया है इन पर अच्छा खासा असर गिरेगा और आगे जाकर ये ऐसे कोई काम नहीं करेंगे और अराजकता नहीं फैलाएंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। हालांकि लगातार घटनाएं हो रही हैं और इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई घरों को नेस्तनाबूद किया गया था कुछ सालों पहले, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अपराध कम होते हैं या रुकते हैं या नहीं। फिलहाल संजीव वेद जी हमारे साथ में। संजीव वेद जी, आप क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, मानवीय संवेदनाओं को भी आप समझते हैं, अपराध के व्यवहार को भी आप समझते हैं, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए अपराधियों के साथ में? जिस ढंग से जो सख्ती की जा रही है, आप उसे सही मानते हैं? क्योंकि यही तो तरीका है जिससे अपराधियों को एक संदेश पहुंचेगा। संजीव जी। जी बिल्कुल, जो सख्ती तो बहुत जरूरी है। जैसा कि रवि अत्रोलिया साहब डीएसपी साहब ने कहा, बहुत देशभक्त पुलिस अधिकारी रहे हैं और उनके तिरंगे के कार्यक्रमों में मैं भी रहा हूं। उनका कहना सही है कि ये जो अतिक्रमण करते हैं अपराधी, इनके अतिक्रमण उसी वक्त क्यों सामने आते जब ये अपराध घटित कर लेते हैं। क्या पहले से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? जैसे ही अतिक्रमण होता है वैसे ही नगर निगम नगर पालिकाएं सक्रिय हो जाएं। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं कि आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे। जो व्यक्ति कोई अपराध घटित कर लेता तब हम उसकी पुरानी फाइलें खोलना शुरू करते हैं और उन पर फिर हम जो है उसको सबक सिखाना शुरू करते हैं। मेरा मानना यह है, मैं बिल्कुल रवि सर के साथ में हूं, कि आप पहले से कार्रवाई करके रखिए। जैसे ही अतिक्रमण हो तुरंत कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, रही बात अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार की, तो देखिए अपराधी सख्त जान होते हैं और उनके साथ सख्त व्यवहार बहुत जरूरी है। और उनसे निपटने के लिए हमारे पास तमाम पुलिस बंदोबस्त है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, कानून है, आईपीसी सीआरपीसी सब कुछ बना हुआ है। और अब इंदौर में भोपाल में तो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था भी लागू हो चुकी है। लेकिन पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था होने के बाद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो प्रश्न चिन्ह लगता है ऐसी व्यवस्थाओं पर कि पुरानी व्यवस्थाओं में और नवीन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस होता है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को और मजबूत और सख्त बनाने की आवश्यकता है। पुलिस के जो नौजवान चौराहों पर जो ड्यूटी दे रहे हैं, चौराहों की बजाय गली मोहल्लों पर भी नजर रखें। बीट प्रभारी अपने बीट की होने वाली एक एक घटना पर नजर रखें, ताकि हम अपराध घटित होने का इंतजार न करें, अपराध घटित होने के पूर्व हम उसकी रोकथाम कर दें। तो निस्संदेह इंदौर जो एक शांत माहौल जो इंदौर का हुआ करता था वो फिर से कायम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि पहले ही रोक दिया जाए तो ये नौबत ही ना आए कि उसके घरों को तोड़ना पड़े, उसको नेस्तनाबूद करना पड़े। लेकिन हमेशा ये सवाल उठता है कि अपराध आखिर रुकते क्यों नहीं है, क्यों कम नहीं होते? अपराधों की जो दर्शन है, अपराधों का जो एक हिस्ट्री है, वो ये है कि हर समय हर युग में अपराध होते रहे। बहरहाल जयेश गुरदानी, आप चूंकि कांग्रेस के युवा नेता भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई की गई है उसमें कहीं कोई अनुचित है? देखिए, मेरे अनुसार तो यह जो कार्रवाई की गई है यह पूर्ण रूप से अनुचित है और मैं तर्कों के साथ एक एक करके अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुजीत नाम के व्यक्ति की हत्या की जाती है और उस हत्या के आरोप में राजू खटीक नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। अब हमें यह देखना होगा कि वह जो व्यक्ति है जिसे हिरासत में लिया गया है वह अभी तक मात्र और मात्र आरोपी है, वह दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। वह दोषी होगा या बेगुनाह होगा यह देखना न्यायालय का काम है। पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, उसके पश्चात न्यायालय यह घोषित करेगा कि वह दोषी है या फिर वह दोष मुक्त है। क्रिमिनल लॉ का एक सिद्धांत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को बेगुनाह ही माना जाएगा। सरकार का यह जो कृत्य है यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक, गैर कानूनी है। क्योंकि यदि आप जो घर तोड़ा गया है वो तो अवैध तोड़ा गया है, उसमें कहां से गैर कानूनी? क्योंकि अभी अपराधी पर तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो उसने अवैध काम किया है, जो कागजों पर दिख रहा है, उसे तोड़ा गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 11:22 पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का ट्वीट आता है। वह ट्वीट क्या है मैं पढ़कर सुनाता हूं। इंदौर के महू के किशनगंज की घटना के मुख्य आरोपी राजू खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके साथ आरोपियों को चिन्हित करके उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अपराधी कितने भी बड़े हों, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार का जो ट्वीट है वह गृह मंत्री जी करते हैं। मतलब साफ तौर पर यह बताना चाहते हैं कि जिस अपराधी ने हत्या करी है उसे हमने गिरफ्तार किया है और उसका मकान हम इसीलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि वह अपराध में संलिप्त है। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि वह व्यक्ति अपराध में संलिप्त है या नहीं है, यह तो न्यायालय तय करेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन रवि जी हमारे साथ में मौजूद है। रवि जी, जयेश जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें कहीं कोई और तकनीकी बात है? देखिए, मैं जयेश जी से थोड़ा सा भिन्न मत पे जाऊंगा। जहां तक कोई अपराध घटित होता है और प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो हम एकत्रित करते हैं और उससे हमें जिस अपराधी पर इंगित होता है कि इसने अपराध किया है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जयेश जी बात कर रहे हैं कोर्ट की। सवाल कोर्ट में तब जाएगा जब हम यहाँ पर उसको जस्टिफाई करके कि इन्वेस्टिगेशन पाएंगे कि हाँ साहब ये अपराधी है या नहीं, तभी तो हम चालान पेश करते हैं। इसके बाद कोर्ट में होगा, पर कोर्ट में बहसों के बाद साक्ष्य का तुलना करने के बाद फिर कोर्ट उसको बरी करेगा। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि तोड़ा जाए ऐसे अपराधियों का। मैं तो यह कहता हूं कि अपराधी को जो भी शहर के रूप को विकृत करने के लिए अवैध निर्माण करते हैं, नगर पालिका नगर निगम को तत्काल उस पर रोकना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अमला है, बिल्डिंग ऑफिसर है, दिन भर घूमते रहते हैं। सत्यम विहार में भी एक अवैध निर्माण हो रहा है जिसके लिए प्रार्थी को कोर्ट तक जाना पड़ा है और नगर पालिका अभी तक इस बारे में नगर निगम ध्यान नहीं दे रही। ये ध्यान कब देते हैं? जब नगर विकास में वो बाधा बनने लगता है। तो सवाल यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अवैध निर्माण जब भी जो भी जहां करे तत्काल रोका जाए। अब रहा सवाल अपराधियों का। अपराधी ने अपनी दादागिरी के बल पर वो अवैध निर्माण किया, मान लिया, लेकिन जिस तरह से आज पुलिस को साथ लेकर नगर पालिका उसे तोड़ती है, तो क्या तत्समय नहीं तोड़ सकती? अवैध निर्माण तोड़ा जाना चाहिए, अपराधियों पर डर व्याप्त किया जाना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो जयेश कह रहे हैं कि कल यदि कोर्ट में वो मामला जाता है और किसी तरह कोर्ट जो है उसको बरी कर देता है किसी अपराध से, सुनिए, देखिए फिर बता दूं मैं आपको। यहां पर अपराध प्रथम दृष्टया अपराध करने पर जो साक्ष्य हमको मिली, उस पर हमने उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की। अब कोर्ट में वो छूटता है, सजा पाता है, दैट इज अनदर थिंग। यहां बात हो रही है उस अपराधी के द्वारा किए गए अवैध निर्माण का, और नगर निगम अगर उसके पूरे मकान को तोड़ती है तो शायद ये अपराध होगा। लेकिन अगर नगर पालिका नगर निगम के द्वारा सिर्फ अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, हो सकता है कि अवैध निर्माण उसके मकान का कुछ हिस्सा हो सकता है कि पूरा मकान ही अवैध निर्माण निर्मित हो। तो यहां पर सवाल ये है कि अवैध निर्माण को तो तोड़ा ही जाना चाहिए, और खास तौर से अपराधी जब बनाना शुरू करते हैं, उसकी दादागिरी चलती है, अगर उस वक्त उसको नहीं रोका गया तो उसके हौसले बुलंद होते हैं और परिणाम इस हत्या के रूप में सामने आते हैं। यहां पर मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं दीक्षित जी, कि इस अवैध निर्माण की प्रक्रिया को जो अनदेखा कर रहे हैं फील्ड पर रहने वाले अधिकारी जो नगर पालिका नगर निगम के हैं, उनको भी दंडित किया जाए, तब वो अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से करेंगे, ऐसा मेरा सोच है। जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि तब शायद अवैध निर्माणों वाला जो मसला है रुक जाएगा। शिव डिंगू जी, आप तो चूंकि उस क्षेत्र के हैं ही सही, जो सामने आए हैं अपराधी, जो पुलिस कह रही है कि जैसा जयेश जी ने कहा कि जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में कहा है कि जो खटीक है वो मुख्य अपराधी है, आपको लगता है कि जो बात कही जा रही है, पुलिस कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? वह पूरी तरह सत्य है, क्योंकि मौका वारदात पर ये सातों आरोपी मौजूद थे और इन्होंने सुजीत ठाकुर की सुनियोजित तरीके से हत्या करी, क्योंकि विवाद किसी और से था, लेकिन इनको तो अपराध करना था। और इन्होंने एक नहीं 5 लोगों को चाकू मारे हैं, जो अभी भी एक तो मृत हो गया सुजीत, और 4 व्यक्ति अभी भी चौइथरा में उपचार हेतु एडमिट है, जिसमें से एक की हालत सीरियस है अभी भी। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने ट्वीट करा, और पुलिस प्रशासन और इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने सुबह मुझे यह जिम्मा सौंपा था कि मैं वहां अपने नगर की जो पोकलैंड लेके जाऊं और जो अपराधियों के मकान है उनको ध्वस्त कराऊं। मैं आला अधिकारियों के साथ पूरे दिन वहां रहा। जब आपसे मेरी चर्चा हुई कि आपको इस डिबेट में बैठना है, तो मैं वहां से अपने घर आया और थोड़ा हाथ मुंह धोया, और मैं आपके साथ
इस डिबेट में बैठा हूँ। मैं मेरी सरकार के पूरे पक्ष में हूँ। जो भी कार्रवाई हो रही प्रशासन ने सही तरीके से करी है। उनका जो अवैध निर्माण था वो हमने तोड़ा है, क्योंकि वो खटिक समाज से है, सुअर पालक है, और उनकी इतनी दादागिरी है कि अगर उनके तरफ कोई उनके उधर जाता भी है तो जाने में भी डरता है। सरकार ने जो सवाल डिंगू जी यही हो रहा है, ये उठ रहा है जो बात रवि जी ने भी कही है कि वो निर्माण जो पहले अवैध हो रहे थे उस वक्त क्यों नहीं रोका गया। संजीव जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जब इस पता लगता है कि ये निर्माण काफी समय पहले हो गया था? ठीक है, अब इस वक्त वक्त आया तोड़ दिया गया, लेकिन उन अपराधियों पर भी क्या आपको लगता है कि जिस दिन कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी तब से ये अवैध निर्माण जो है रुक जाएंगे अपराधियों के द्वारा? संजीव जी। मैं जी मुझसे संजीव जी। जी जी क्या प्रश्न था आपका, फिर से बता। जी संजीव जी, मैं प्रश्न यही कहता कि रवि जी ने जो प्रश्न उठाया है कि जब कोई अपराध होता है तब उसका अवैध निर्माण तोड़ा जाता है, उस अपराधी के घर को तोड़ा जाता है, लेकिन क्या पहले ही ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और यदि ऐसा होता है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको अनदेखा किया, उस कार्रवाई को, लगातार निर्माण होता रहा, वो देखते रहे, किसी सांझार के चलते हो या किसी और कारण से हो। लेकिन क्या जिस दिन ये अधिकारियों पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी उस दिन अवैध निर्माण काफी हद तक रुक जाएंगे? जी बिल्कुल, अवैध निर्माण को रोकने का सबसे बेहतर तरीका है कि उनका निर्माण शुरू ही ना होने दिया जाए। नगर निगम, नगर पालिकाओं के कर्मचारी दिन भर घूमते हैं गली गली में, एक एक के पेपर चेक करते हैं और उनको सब जानकारी होती है कहां पर क्या निर्माण हो रहा है, कहां पर क्या निर्माण नहीं हो रहा है, उनको पूरी अपने क्षेत्र की जानकारी होती है। लेकिन वे जानबूझ करके निजी कारणों से उसको अनदेखा करते हैं और यही अनदेखी आगे चल के बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो मैं तो यही मानना है कि अपराध को जड़ से मिटाया जाए, और जड़ यही है कि जहां से शुरुआत हो रही है ग्रास रूट लेवल पर पहुंच करके उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी मौजूदगी में, जिनके ज्ञान में, नॉलेज में ये अतिक्रमण हुए हैं, अवैध निर्माण हुए हैं। बिल्कुल, अवैध निर्माण वास्तव में किसी शहर के लिए एक बहुत बदनुमा धब्बा है, कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये अधिकारी, ये कर्मचारी हैं जिनकी देखरेख में ये व्यवसाय, ये व्यापार पूरी तरीके से पनप रहा है, फैल रहा है। तो बिल्कुल नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये चीजें रुकेंगी आगे चलकर। जय जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कार्रवाई तो हुई, वो सही है, ठीक है, यदि वो अपराधी तय नहीं हुआ उसके बावजूद भी उसने अवैध निर्माण किया है, तो जो कार्रवाई पुलिस सख्ती के साथ में कर रही है, आपको लगता है सख्ती जरूरी है अपराध को रोकने के लिए? जय जी। देखिए, सख्ती जरूरी है या नहीं है यह एक अलग प्रश्न है, और अगर सख्ती जरूरी भी है, मैं तो मानता हूं अपराध अगर आपको रोकना है तो सख्ती करनी पड़ेगी, परंतु अगर आपको सख्ती करनी है तो आप उसको हिरासत में लीजिए, आप उसे गिरफ्तार कीजिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे, जब वो दोषी हो जाता है तो उसे कठोर कारावास होगा, उसे जेल में डाल दीजिए, यह सब तो लीगल है। परंतु जब कोई अपराधी जो है वो अभी तक उस पर अभी वह दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, हमें समझना होगा, और सिर्फ उसके ऊपर एक आरोप लगा है कि उसने कोई अपराध किया है, और उसके बेसिस पर आप जो है उसका अगर घर तोड़ देंगे बिना उसे शो कॉज नोटिस दिए, बिना उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए, तो यह किस प्रकार से सही है? क्योंकि यह तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक न्याय दृष्टांत है कि मिनिमम 7 दिन का शो कॉज नोटिस जो है किसी भी व्यक्ति को देना है जिसके ऊपर एलिगेशन है इलीगल कंस्ट्रक्शन के। और दूसरा, मैं यह अपना तर्क रखना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश का कन्विक्शन रेट देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश का कन्विक्शन रेट है 46.2%, जो कि 50% से भी कम है। तो हर दूसरा आरोपी जो है वह दोष मुक्त हो जाता है। तो आप यह समझिए कि जिसका आपने मकान तोड़ा है यह चांसेस है कि वह दोष मुक्त हो जाएगा, तो तब क्या सरकार जो है उसे कंपनसेट करेगी जो उन्होंने गलत रूप से उनका मकान तोड़ा है? और दूसरी बात यह है कि जो प्रशासन और शासन के लोग जो मिले हुए हैं, क्योंकि अवैध निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता है, पहले जमीन पर कब्जा किया जाता है, उसके बाद अवैध रूप से उस पर बिल्डिंग तानी जाती है, उसके बाद जो है वहां पर लोग रहने आते हैं, तो यह सब जो वहां का बिल्डिंग ऑफिसर है, जो नगर निगम का कमिश्नर है, यह सब उनकी जानकारी में रहता है। कई शिकायतें भी होती है, परंतु सब शिकायतों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ जो है अनैतिक लाभ लेने की लालच में अधिकारी जो है उस अवैध निर्माण को, उस अवैध संरक्षण को जो है वह कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि समय कम है, अब बिल्कुल सही कहा आपने। आज की जो बहस का
अगर हम कुछ सार निकालते हैं तो यही निकलता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, त्वरित जो अपराध होते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने एक पक्ष रखा है कि 7 दिन का सूखा नोटिस होना चाहिए। हालांकि क्योंकि आप एडवोकेट हैं, कानूनन एक प्रक्रिया होनी चाहिए बहरहाल, लेकिन इतना तय है कि वो लोग भी अपराधी हैं, वो अधिकारी भी अपराधी हैं जो अवैध निर्माण होते हुए देखते हैं, और जब दबाव पड़ता है तब उन्हें तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जिनके द्वारा छोड़ा गया था, जिनके द्वारा उसे तरजीह दी गई थी, उन्हें स्वीकृत किया गया था या उसे जो है प्रोत्साहित किया गया था अवैध निर्माण के लिए, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो हम अपराधों को बहुत हद तक रोक पाएंगे, अपराधी बनने से भी बहुत हद तक रोक पाएंगे। बहरहाल ऐसा तभी होगा जब हम सख्ती के साथ साथ हमारे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात करना शुरू करेंगे। बहरहाल आप सब हमसे जुड़े, बहुत सारा शुक्रिया आपसे बातचीत करने का, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।